सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी ऐप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज को सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगी। उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बड़ा वाला एक थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारे वीडियोज को देखा, सराहा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और अधिक से अधिक शेयर किए, जिसके कारण बहुत कम समय में ही हमारे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के जो प्यार और अपनापन मिला, उसी की वजह से मुझे भी आत्मबल मिलता है और अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। वैसे तो सभी बहुत अपने लाइफ में बिजी हैं, फिर भी उन्हीं में से कुछ समय निकाल कर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है फ्रेंड्स कि खुद की तरक्की में अपने आप को इतना व्यस्त कर दो कि दूसरे की बुराई करने का हमें वक्त ही ना मिले। ये बात है, बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स कि आप अगर अपनी तरक्की में ध्यान लगाओगे तो आपको दूसरी की बुराइयां भी नज़र नहीं आएगी और आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आप कामयाब होंगे, आप सफल बनेंगे। और इतना ही नहीं, जो आपको आत्मिक शांति मिलती है वो शांति तो बहुत बड़ी होती है। दुनिया में खुद को करो इतना बुलंद कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा कहे बता तेरी रजा क्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें। और आप लोगों को मैं सबसे पहला थैंक्स गॉड को दूंगी, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया, और मैं जब वीडियो बनाई तो मुझे कामयाबी मिली, आप लोगों को अच्छा लगा। और सेकंड थैंक्स मैं बोलूँगी अपने बेटे को और मेरी खास फ्रेंड अनु को। इन दोनों की प्रेरणा के बदले के जरिए ही इन लोगों कहते हैं ना कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई ज़रूर उसका मतलब एक माध्यम होता है, कोई इंसान छुपा होता है। तो मेरी भी इस वीडियो बनाने के पीछे मेरे बेटे, वो अक्सर कहता था मम्मा वीडियो बनाओ, यूट्यूब पर देखता था तो उसकी प्रेरणा, और मेरी फ्रेंड अनु का बहुत इसमें योगदान रहा, सहयोग रहा, जिसके वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बस खूब मन लगा करके स्टडी करें, क्योंकि सीटेट आ गई है। तो सीटेट वालों के लिए खास करके मैं कहूँगी कि आप लोग पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पर करें, पेडागोजी पर करें। मैं सभी तरह के वीडियो बनाते रहती हूँ, क्योंकि मेरे सिर्फ फ्रेंड वो नहीं है जो सीटेट वाले हो, एसएससी देने वाले, यूपीएससी देने वाले, बीपीएससी देने वाले, अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले सभी फ्रेंड्सों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी के बुक से बनाती हूँ, ताकि जो भी बच्चे हैं सीबीएसई वाले, वो भी स्कूल क्या है उसमें इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई होता है और रटंत की तरह इंग्लिश में पढ़ा दिया जाता है। बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए मैं हिंदी में उसके बारे में बताती हूँ, ताकि सीबीएसई वाले भी इस बातों को समझ सके। इस वीडियो के जरिए हमारी बातों से वो समझकर उनके स्टडी अच्छा से हो। इतना ही नहीं, मैं खेल कूद से भी संबंधित, कला से संबंधित भी वीडियो बनाती हूँ, ताकि टीनेजर से लेकर के बड़े और बच्चों के अभिभावक, पेरेंट्स और बुजुर्ग सभी को, मुझे लगता है कि खेल कूद और कला ये सब संबंधी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे बच्चे हमसे कुछ पूछ देते और हमें नहीं आता है तो अपने अंदर एक गिल्ट सा महसूस होता है। इसलिए जानना, ज्ञान को जानना कोई ख़राब नहीं है, और हमें अच्छा लगता है जब हम कोई जवाब कॉन्फिडेंस से अपने बच्चों को दे पाते हैं। तो इसलिए मैं हर क्षेत्र में हर लोगों के पसंद को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार का वीडियो बनाती हूँ। मैं जल्द ही बाल मनोविज्ञान का भी और पेडागोजी का भी लाऊंगी। बस आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहे। और आज हम लोग इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में है। ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। आर्य जो थे सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे।
मैक्स मुगल ने आर्यों को मूल निवास स्थल मध्य एशिया को माना है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है और आर्यों द्वारा विकसित इस सभ्यता को यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये वैदिक सभ्यता के बारे में है और इसके काल के बारे में बता दूं। ये वैदिक सभ्यता जो है ये 1500 ईसा से पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। यहाँ जो है आर्यों के प्रशासनिक इकाइयों के आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा हुआ है। कुल, ग्राम, 20, जन एवं राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामणी और 20 का प्रधान बीजपति एवं जन के प्रधान राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ये कुछ वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी थी। अब हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसलिए डिटेल्स थोड़ा सा बताते जाती हूँ क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन है और उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा जानकारी रहती है तो आपके ध्यान में रहेगी। और मैं बार बार यही कहती हूँ, मेरे वीडियोज़ को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, सुनिए, क्योंकि जब तक आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे फ्रेंड्स, आप के नहीं याद हो पाएंगे। और याद नहीं करना है, रटना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं, तब तक आपको रटा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता है। ट्रिक वगैरह कोई काम नहीं करता। आप यकीन जानिए, आप मेरी बातों को सुनिए। सिर्फ मैं जितने क्वेश्चन देती हूँ उतने ही क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, आते हैं 1 2 4 5 10 मिल गए तो मिल गए, लेकिन जब मैं बोलती हूँ उसमें भी कई क्वेश्चन शामिल हैं। जैसे अभी मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में बताया तो कई बातें बताई, जैसे आर्यों की भाषा संस्कृति, ये तो क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन नहीं होंगे, लेकिन अभी मैंने बोला जैसे वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में। ये सब कुछ बातें हैं जो आप सुनेंगे तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे और इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ गए तो मेरी बोली हुई बातें भी क्वेश्चन के रूप में वहाँ पर आ सकती है। तो आप लोग खूब ध्यान से इसे देखें। और बहुत अच्छा आपके पास मौका मिला है, सीटेट आ चुका है, आप लोग फॉर्म भर चुके हैं जी फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आपका सीटेट के लिए अच्छी तैयारी होती है, आप एग्ज़ाम देते, आप क्वालिफाई होते हैं, तो बहुत जल्द ही बिहार में टीचर की वैकेंसी निकलेगी और आप लोग पास रहेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। और जब आप जॉब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर रेडी होंगे खुद को जांचने, परखने और समझने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आपको मैं बार बार कहती हूँ कि आप बुक से स्टडी करें और फिर हमारे वीडियोज़ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप मेरी बातों को सुनेंगे, एक बार में सुनेंगे, दूसरी बार में देखेंगे तो आपके और सही से सही आंसर होते जाएंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप कितने इस क्विज में सही आपके आंसर आते हैं वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जिनके बहुत अच्छे आते हैं नंबर, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। और जिनके कम आते हैं उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नमिता कुमारी ऑलवेज आप लोग के साथ हूँ। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके उसके सोल्यूशन हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि मैं पूरे 50 60 70 तक क्वेश्चन इस वीडियो में डाल दूँ और आप लोग इसे देखें और बताएं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने अभी इस बात को बोला था, आप लोग जान रहे होंगे। इसके आंसर बताइए। सही जवाब है, 5 सेकंड का टाइम है। फर्स्ट 1500 से 1000 मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना गया है। मैंने अभी बताया था कि 2 भागों में बांटा गया, आप लोग सुने होंगे मेरी वीडियो, तो इसके भी सही आंसर देंगे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। 5 सेकंड का टाइम है। सही जवाब है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। यहाँ नहीं है पे फोकस कीजिए, तभी आपके सही होंगे। ये देखिए नहीं है, ये देखिए नहीं है, तो नहीं है कौन, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, आर्य लोग थे,
वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। ये तीनों सही है, यहाँ नहीं पूछा है इसलिए इसका आंसर ये सही होगा। ये देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ये देखिए, नहीं पूछ रहा है, यहाँ बताइए किसका ज्ञान नहीं था। तो यहाँ देख लीजिए पहले कि था किसको किसको, इसलिए मैं बोलती हूँ, मेरी बातों को सुनिए। यहाँ जौ के ज्ञान थे, गेहूं की भी उन्हें जानकारी थी वैदिक काल के लोगों को, और चावल की भी थी। तो जब नहीं पूछ रहा है तो ये तंबाकू नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही जवाब आंसर दीजिए। मैं बता रही हूँ, श्रवण के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? बहुत अच्छा, वैदिक जो गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग क्या था? नेक्स्ट है, ये देखिए, सल्क सूत्र, ये इसके सही जवाब हैं। जानकारी महत्वपूर्ण ये अंग थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछ रहा है। ये देखिए, तो इसके सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ये इसके सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा किन किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया, क्योंकि इसके अधिक से अधिक आंसर सही आने चाहिए। इसका सही जवाब है वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए, कौन सा वेद त्रिवेद या त्रि के नाम कहलाते? ये देखिए, कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रि के नाम से कहलाते हैं। जो 4 वेद है उनमें 3 वेद को त्रि कहा जाता है। इसके बाद ये देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो सामवेद है, ये तीनों इस नाम से कहलाते हैं। इसके ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किन लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब है, ये देखिए, मुंडक उपनिषद, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में बता दूं, जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। हमारा क्वेश्चन 13, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये देखिए, ऋग वैदिक का सही जवाब है पशुपालन। ऋग्वेद का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सही जवाब है, ये देखिए, सामवेद। सामवेद जो है वो आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसमें गीत संगीत से संबंधित ये वेद है। नेक्स्ट है हमारा 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये देखिए, प्रथम विधि निर्माता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करीब आप लोग सभी जानते होंगे, मनु। ये देखिए, मनु इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है, ये सभी जानते हैं, भगवत गीता। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद जो है उसमें संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है 10वें मंडल में।
देखिए जो 10वें मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में चतुर्वर्गों का उल्लेख मिलता है, चारों वर्ग का। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं क्षुद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ क्षुद्र के भी मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि क्षुद्र जो है उनकी क्षत्रिय और ब्राह्मण वैश्य ये चारों की बारे में उल्लेख जो है 10वें मंडल में है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी ब्राह्मण के बारे में पूछ सकता है, कभी वैश्य के, कभी क्षुद्र। तो ये सभी 10वें मंडल में जिक्र है, ये इसके बारे में है। नेक्स्ट है हमारा पुराणों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए पुराणों की संख्या 5 सेकंड के टाइम में आप इसे बताते जाएं। तो पुराणों की संख्या सही जवाब है 18 है। इसके बारे में बता दूं, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांत की संख्या 6 है। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है। तो वैदिक धर्म के मुख्य ये जो है किसकी उपासना करना था, तो प्रकृति के प्रिय थे, वे लोग प्रकृति की उपासना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ये देखिए किस देवता के लिए, सही जवाब है इंद्र। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, ऋग्वैदिक काल में देवता के बारे में जो इंद्र है युद्ध का देवता एवं वर्षा के देवता माने जाते थे। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच के मध्यस्थ को माना जाता था। वरुण है उन्हें पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माना जाता था। समुद्र के देवता विश्व के निर्णायक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात कर्ता के रूप में वरुण को माना जाता था। आकाश के देवता ध्रुव को और वनस्पति के देवता सोम को, प्रगति एवं उत्थान के देवता उषा को माना जाता था। विपत्तियों को हराने वाला देवता अश्वनी, पशुओं के देवता पूषण, विश्व के संरक्षक एवं पालक करता विष्णु, आंधी तूफान के देवता मरुत। ये कुछ ऋग्वैदिक काल के देवताओं के बारे में थी जानकारियाँ। नेक्स्ट है शुल्ब सूक्त किस विषय से संबंधित है। तो ये संबंधित है, 5 मिनट के टाइम में मैं बताते जा रही हूँ। ये देखिए ज्यामिति। नेक्स्ट है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। सही जवाब है ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। सही जवाब है 5 सेकंड के अंदर मैं जवाब देती जा रही हूँ। आप लोग को जिसको टाइम चाहिए पॉज कर सकते हैं, वैसे कोशिश कीजिए लिमिट समय में आंसर दीजिए। सही जवाब है पंजाब। नेक्स्ट है सूची को मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 ये दोनों को मिलाना है। मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें आप इस तरह से जो मिलान करते जाएंगे इस तरह से करके, तो ये जब मिल जाए तो सही है, और इसमें जो ऑप्शन से मैच करते हैं उसे आप करेक्ट कीजिएगा, तो आपके आंसर 1 नंबर आपके तो आप ही के पास आएंगे, वो कोई नहीं काट सकता है। तो इस तरह से इस सूची 1 में वेद है और सूची 2 में यज्ञ करता है, तो इसे मैच करना है। तो ये इसी तरह ऋग्वेद है जिसे हिता या हेतु कहा जाता है, यजुर्वेद है अर्थ्यु, सामवेद उदयांता उदयात्री और अर्थवेद ब्रह्मा। तो इस तरह से ये मिल रहा है। इसके सही ऑप्शन है किससे मैच कर रहे हैं आप देखिए, इसके सही ऑप्शन है ये इससे मैच करे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा गया है वेदों को। ये देखिए क्यों कहा गया है, तो इसके बारे में बताइए। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसके कारण। नेक्स्ट है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये देखिए उलूकनद इसके हैं। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये देखिए मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। सही जवाब है जैमिनी। नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है।
सही जवाब है, ये देखिए, बताइए आप, ये वदरायन इसका सही जवाब है। आपको बता दूं, जो वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ है ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वदरायन ने की थी। तो ये वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए, कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसमें है इसका सही जवाब 9वां मंडल। जो सोम है आर्यों का एक प्रमुख पेय पदार्थ है सोमरस, यह वनस्पति से बनाया जाता था और इसका जिक्र 9वें मंडल में है। 31 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशारज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? इसका सही जवाब है पौरुषणी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी, बताइए। सही जवाब है 1/6 भाग जो था ये दर थी। नेक्स्ट है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये जो काल है ये 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो जो ये सही जवाब है इसका, धर्मशास्त्र के काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि क्योंकि इसका महत्व किस लिए था, ये यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इसे ठीक से पढ़िए। और इसका सही जवाब है कि क्योंकि एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए था क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्य का उल्लेख मिलता है। इसके करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद से मिलता है। दोस्तों हमारा 37 क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था? ये देखिए 5 सेकंड के अंदर आप सही जवाब दीजिए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में कौन निष्क से जाने जाते थे, बताइए हमें। तो जो स्वर्ण आभूषण थे ये जाने जाते थे। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सही जवाब है पतंजलि थे। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें हैं, ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। फ्रेंड्स ये देखिए जो 41 क्वेश्चन है इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करना है। तो यहाँ सूची 1 में वेद है और सूची 2 में उसके बारे में कि किस वेद में किसकी रचना की गई है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बताया है दोस्तों आपको कि इसे पहले मिलान कर लेना है। जब ये पूरी तरह से आपके क्वेश्चन में मिल जाए तब उसके ऑप्शंस देखिए और जिनमें ये मैच कर रहे उसे आपको करेक्ट टिक लगाना है। तो यहाँ देखिए जो यजुर्वेद है इसके बारे में आप देखिए, इसकी किसके बारे में इसमें चर्चा की गई। तो यजुर्वेद में श्रोत एवं स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं के बारे में रचना की गई है। और जो हमारा है ऋग्वेद में, सॉरी दोस्तों यजुर्वेद में नहीं, ऋग्वेद में श्रोत एवं स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा की गई है। और जो हमारा यजुर्वेद है इसमें स्तोत्र एवं कर्म कांड, देखिए इसमें भी है इसकी रचना, लेकिन साथ में प्रार्थना है ऋग्वेद में, और यजुर्वेद है इसमें साथ में कर्म कांड है स्तोत्र के अलावा। और जो सामवेद है
सामवेद में संगीत की चर्चा है। जैसा कि आप में हमारी वीडियो को सुन रहे हैं तो आप आगे मैं चर्चा की हुई हूँ, आप सुने होंगे। और जो अर्थवेद है उसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में चर्चा की गई है। तो ये जो ऑप्शन इस तरह से मिल रहे हैं वो इसमें जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो करेक्ट होंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर फर्स्ट होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ये देखिए आरंभिक इसमें कौन से होंगे, आप ये देखिए जो आरंभिक वैदिक साहित्य है इसमें सर्वाधिक वर्णित नदी। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ये सिंधु, सर्वाधिक। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि मतलब इसके बारे में जो कि गंगा के बारे में कितनी बार जिक्र की गई, तो देखिए ऋग्वेद जो है इसमें उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है, तो उस सिचुएशन में सरस्वती होगी सबसे पवित्र। और ऋग्वेद में गंगा का एक बार और जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद में गंगा के कितने बार उल्लेख हुए हैं, तो आपको 1 बार बोलना है, और जमुना के कितने बार उल्लेख है तो आपको 3 बार बोलना है। और अगर ये क्वेश्चन बना सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, सर्वाधिक किस नदी के बार बार उल्लेख किया गया, तब ये हमारा सिंधु सही होगा। तो इस तरह से इसके डिटेल्स दी हूँ, इससे केवल ये क्वेश्चन यही बने हैं। मैं जो बातें बोली उसे आप सुनेंगे तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल में राजा किसके शासक थे? सही जवाब है केकई के। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 44 क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है, आप इसे बताएं। इसका सही जवाब है कठोपनिषद में जो है नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है, हमें मिलता है। दोस्तों हमारा 45 क्वेश्चन नंबर है, वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल भी कहा जाता है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो आप इसके बारे में बताइए। इसका सही जवाब है ये अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 46 क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। सही जवाब है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये है इसका सही जवाब है अतरंजी खेरा। ये जो है आर्यों की जो प्रिय पशु घोड़ा है, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र के थे। और तांबे को लोहित अयस भी कहा जाता था। ये व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पानी कहा जाता था, और ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये जो है सामवेद है, ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ये देखिए
5 सेकंड का आपके पास समय है। सही जवाब है, देखिए मैंने आपको बताया ही था, ये भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ये है, ये भागवत नहीं है, तो इसलिए ये सही जवाब है। यहाँ नहीं पर फोकस कीजिएगा, तभी आपके यहाँ पर ये ऑप्शन सही बनेंगे, अन्यथा गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ये दो फ्रेंड्स सूची 1 और 2 को यहाँ सुलेमित करना है, तो उसी प्रकार से यहाँ वेदों के नाम है और वेदों में किसके बारे में क्या चर्चा की गई है, किससे संबंधित है, क्या विवरण है, इसी से संबंधित यहाँ पे मिलान करना है। तो पहले उसी बताए अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कर लीजिए, और जो आपको सुलेमित होकर सही लगते उसे यहाँ पर आप अपनी कॉपी में टिक करें। तो ये देखिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये देखिए अर्थवेद जो है, ये अर्थवेद जो है इसमें औषधि से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। और ऋग्वेद है, इसके बारे में मैंने बताया ही है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा मतलब प्रार्थना और स्तोत्र की जानकारियाँ दी गई है। और जो यजुर्वेद है उसमें स्तोत्र तो है लेकिन कर्म कांड है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें कौन है, तो बलिदान विधि है। ये देखिए कर्म कांड इसमें आते जाते हैं। और जो सामवेद है वो तो संगीत के हैं ही, तो इस प्रकार से जिसमें मैच कर रहे वो सही आंसर होंगे, तो ये इसके सही आंसर होंगे, आप मिलान करके देख लें। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सही जवाब है चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 53 क्वेश्चन है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें कैसे चलता है? तो इसका पता हमें यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक युगीन सभा कैसी थी? सही जवाब दीजिए, ये मंत्री परिषद की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली कैसी थी? बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। गणतंत्र थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए सही जवाब है ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ये देखिए, तो ये सांख्य है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह एक दस्तकारी कौन सी थी जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? चलिए मैं बता दूं, आपका समय समाप्त हुआ। लोहारगिरी जो थी ये व्यवहार में नहीं लाई गई थी। फ्रेंड्स मेरा 60 क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुलेमित करना। ये देखिए यहाँ पर उपवेद है और यहाँ उससे संबंधित वेद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ उपवेद है और इससे संबंधित वेद है। चलिए इसके बारे में भी आप उसी तरह मिलान कीजिए और हमें बताइए। ये देखिए, जो यहाँ पर अर्थवेद है, यह आर्योवेद है, इसी ऋग्वेद से संबंधित है। और जो धनुर्वेद है ये देखिए यजुर्वेद से है, और गंधर्व वेद सामवेद से है, और शिल्पवेद अर्थशास्त्र को अर्थवेद कहते हैं। तो ये जिससे मैच कर रहे हैं वो हमारा है ऑप्शन ये। तो इस प्रकार ये सही हुए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इसमें 60 क्वेश्चन पूरे दिए हैं और इसमें पूरे 60 क्वेश्चन है आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक आप अपनी इस दोस्त नमिता कुमारी को इजाज़त दीजिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।